हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो कि एमडीयू का पेपर थर्ड है। आज मैं उसका क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पेपर अटेम्प्ट करने का पूरा प्रोसेस समझाया था, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन में वही क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है सभी के लिए और इक्वल मार्क्स कैरी करता है। मतलब आपको ये पता है कि हर क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, दैट मीन्स 16 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा राइट इनमें शॉर्ट नोट्स लिखनी है। तो हमेशा ध्यान रखना जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि फ्रंट एंड बैक दोनों में लिखना है। तो मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें आप क्या करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको ये सारा इसमें फॉर्मेट एज इट इज बताना है। मतलब मीनिंग में खाली ये नहीं है कि आप 1 पेज में लिखेंगे, आप मीनिंग भी बताएंगे, डेफिनेशन भी बताएंगे और जो डेफिनेशन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपको आता है सलमान का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994। इसको आपको एज इट इज उनका फ्रेमवर्क देना है, आप सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे और फिर वो एक्शन जो प्रोसेस था उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय में मानव संसाधन। मतलब रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज होते हैं इंक्लूसिव स्कूल में, आप उसकी डिटेल में, मतलब आप थोड़ा सा स्कूल के बारे में, इंक्लूसिव स्कूल कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के, फिर आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। मेजर्स टू डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है विद्यालय और परिवार के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने के उपाय। किसको लेकर इंक्लूसिव एजुकेशन को रिलेट कर रहा है। मतलब आपको पॉजिटिव रिलेशन दिखाना है स्कूल और होम के बीच में, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल और होम, यहाँ पे ध्यान रखना ये नॉर्मल स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव स्कूल में बच्चे कौन से आते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी फैमिली का जो एटीट्यूड होता है वो और स्कूल, उन दोनों को मिलकर जो है उन बच्चों को पॉजिटिवली आगे लेके जाना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, उसके बारे में आपको उनके जो मेजरमेंट है, मतलब आप उनको कैसे, मैंने अभी जैसे आपको बताया ना कि हमें एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ऐसे मेजर्स बताने हैं, उपाय बताने हैं ताकि वो बच्चे को आगे ले जाने में मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन फुल फ्लैश एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और एवरी ईयर, चाहे ये 8 मार्क्स में आए, 4 मार्क्स में आए, ये किसी भी तरह से आए, ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसके ऊपर आप पूरा का पूरा एक नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पे आप उसकी क्विक रिविजन कर सके। डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके क्या कारण है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अधिगम असमर्था को परिभाषित कीजिए। अधिगम असमर्था के क्या कारण है और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि उनमें क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में। मतलब ओवरऑल आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है। अब देखिए जैसे आपको ये 16 मार्क्स में दिया है, तो डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी, आप ये मान के चलिए कि आपके पास ये 2 मार्क्स का। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी, अब ये हो गया आपके पास 6 मार्क्स का। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया 8 मार्क्स का। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को जिस चीज को आपको उन्होंने पूछा उसी हिसाब से आप उनको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, ठीक है। और फिर इन्होंने नेक्स्ट दिया डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ इंकल्शन। ये इंकल्शन वाला जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसमें जो मॉडल्स में जिसमें हम फुल इंकल्शन और पार्शियल इंकल्शन, ये भी मैंने आपको एक इंक्लूसिव एजुकेशन की वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरा का पूरा एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजन मेंशन इन द नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। असमर्था पर राष्ट्रीय नीति 2006 में दिए गए शैक्षिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। मतलब डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो 2006 में आपका प्रोविजंस दिए गए थे, एजुकेशनल प्रोविजंस दिए गए थे, उनको आपको डिटेल में, तो आप इसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाएंगे। पहले आप एजुकेशनल प्रोविजंस के पॉइंट्स लिखिए और फिर उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। असमर्थ बच्चों की शिक्षा में विभिन्न संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब कौन कौन से संगठन, मतलब आप यहाँ पे एनजीओ के बारे में, जितने भी चाइल्ड यूनिसेफ, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो एजुकेशन विद ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं, उनका रोल क्या है,
वो आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल नीड्स? राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। विशिष्ट आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं? असमर्थ बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। स्पेशल नीड क्या होती है? जिन बच्चों की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, गिव सजेशन टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। समावेशी विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। असमर्थता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के सुझाव दीजिए। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, मतलब एक 16 मार्क्स में, लेकिन 2 क्वेश्चंस है, 8 मार्क्स के हिसाब से सब देंगे। अब इंक्लूसिव स्कूल कौन सा होता है, जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल जो आपके पेपर का नाम है, तो आपको इंक्लूसिव स्कूल के बारे में बताना है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फिर आपने वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट में किया था ना, कि पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स होम एंड फैमिली, वही स्कूल, तो यहाँ पर भी हमें वही सजेशन देना है डिसेबिलिटी के प्रति। जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके लिए हमें सजेशंस देने हैं कि हम उन्हें कैसे, उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जो है विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम। अभी आपकी यूनिट 3 में जो आपका ये क्वेश्चन आता है ना, यहाँ यूनिट 4 दिया है, यूनिट 3 में आपका ये वाला क्वेश्चन आता है पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, कि कौन कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज है जो एक लर्नर की विशेषताओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। कक्षा कक्ष में अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अनुक्रिया देने हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय व्यू रचनाओं की चर्चा कीजिए। अब देखिए, क्लासरूम में अलग अलग, क्लासरूम में क्या होता है, इंडिविजुअल लर्नर है, मतलब कह सकते हो हर बच्चा जो अलग होता है, यूनिक इंडिविजुअल होता है, उनकी नीड्स अलग अलग होती है, तो हमें उसी को नीड को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। मतलब एक टीचर को एक पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जो वो कंटेंट पढ़ा रहा है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि हर बच्चे की इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हमें यही देखना है कि क्लासरूम में अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करनी है, और उन स्ट्रेटेजीज की जो पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजीज है, उनको यहाँ पर आपने 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। What do you understand by information and communication technology? Describe the importance of information and communication technology in inclusive set. सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से आप क्या समझते हैं? समावेशी व्यवस्था में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना और कम्युनिकेट करना। टेक्नोलॉजी जैसे हम मोबाइल फोन, यूट्यूब, ये सारे हमारे क्या है, इंफॉर्मेशन चैनल ही तो है जो हमें बच्चों को एक से कनेक्ट करते हैं। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव सेटअप में, आपको उसकी महत्व बताना है। ठीक है, एक ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको अगर ऐसे में भी देना है ना, तो पॉइंट्स बनाइए और पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एज अ प्रेजेंटेशन और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं 1 by 1, तो आप ज़्यादा स्कोर करते हैं। अगर आप सिर्फ एक राइटिंग फॉर्म में ऐसे टाइप में लिखते चले जाएंगे, तो एग्जामिनर उस चीज़ को, जो आप कंटेंट को का ऑब्जेक्टिव है आपका, वो आप क्लियर नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए कि आप हर कंटेंट के लिए अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, पहले मीनिंग दीजिए, डेफिनेशन दीजिए और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, और थोड़ा सा ना मतलब स्पेस देके कीजिए, ताकि हर चीज़ का मीनिंग जो है वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।